बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर राज्य में राजा विक्रम राज किया करते थे। राजा विक्रम एक दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। एक दिन राजा विक्रम अपने दरबार में बैठा हुआ था कि तभी एक गरीब किसान वहां आकर बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मैं एक बूढ़ा गरीब किसान हूँ। मेरी फसल में अचानक आग लग गई और मैं बर्बाद हो गया। मेरी बिटिया का विवाह भी होने वाला था। अब समझ नहीं आता कि मैं उसका विवाह कैसे करूंगा। महाराज, चिंता मत करो, प्रजा की मदद करना एक राजा का कर्तव्य होता है। इतना बोलकर राजा विक्रम अपने मंत्री मान सिंह से बोला, मान सिंह, इस किसान को हमारे राज्य कोष से 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। कुछ देर बाद मंत्री 20,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आता है और किसान को दे देता है। किसान खुश होता हुआ वहां से चला गया। राजा विक्रम दरबार से उठकर अपने कक्ष में आया ही था कि तभी उसने देखा कि उसकी पत्नी चिंतित अवस्था में बैठी हुई थी। राजा विक्रम अपनी पत्नी रुक्मणी की ओर देखकर बोला, क्या हुआ रुक्मणी, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों झलक रही हैं? आप तो जानते ही हैं कि हमारी इकलौती पुत्री राजकुमारी सुलेखा विवाह के योग्य हो गई है। तुम चिंता क्यों करती हो? हम अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से करेंगे। तभी वहां पर राजकुमारी सुलेखा आकर अपने पिता से बोली, पिताजी, मैं शादी अपनी ही मर्जी से करूंगी और शादी के लिए मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैंने वो शर्त माँ को बता दिया है। राजकुमारी सुलेखा की शर्त ही मेरी चिंता का विषय है। पहेलियां मत बुझाओ रुक्मणी, साफ साफ बोलो, आखिर राजकुमारी सुलेखा की ऐसी क्या शर्त है जिसने तुम्हें चिंता में डाल दिया है? राजकुमारी सुलेखा की शर्त ये है कि वो जिस भी राजकुमार से शादी करेगी तो शादी से पहले उस राजकुमार को उसके एक सवाल का सही सही जवाब देना होगा। और वो सवाल क्या है राजकुमारी? क्षमा कीजिए पिताजी, मैं वो सवाल केवल उसी राजकुमार को बताऊंगी जो मुझसे विवाह करने का इच्छुक होगा। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही ऐलान करवा देता हूँ कि जो भी राजकुमार हमारी इकलौती पुत्री राजकुमारी सुलेखा के सवाल का सही सही जवाब देगा, हम राजकुमारी सुलेखा का विवाह उसी राजकुमार से करेंगे। हम वचन देते हैं राजकुमारी सुलेखा कि तुम जो कहोगी हम वैसा ही करेंगे। ये क्या कह दिया आपने? पहले राजकुमारी की शर्त का अगला हिस्सा तो सुन लेते। आखिरी बात क्या है? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम अपनी पुत्री से कितना प्रेम करते हैं। हम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सोच लीजिए पिताजी, आपने जो भी कहा है उसके बाद मुकरना चाहिएगा। आपकी बेटी राजकुमारी सुलेखा की शर्त का अगला हिस्सा ये है कि जो भी राजकुमार उसके सवालों का सही सही जवाब नहीं देगा, उसका सिर महल की दीवार पर लटका दिया जाएगा। ये सुनकर राजा विक्रम पूरी तरह से चौंक पड़ा। राजकुमारी सुलेखा, भगवान के लिए अपना फैसला बदल दीजिए। नहीं पिताजी, आप जानते हैं मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी और ना मैं अपनी शर्त मनवाने के लिए किसी पर दबाव डालूंगी। और जिससे मुझे विवाह करना है उसे मेरे सवाल का सही जवाब देना ही होगा। और हाँ पिताजी, अब आप मत भूलिएगा कि आप मुझे वचन दे चुके हैं। और अगर उसने आपके सवाल का सही उत्तर नहीं दिया तो वो मारा जाएगा पिताजी। राजकुमारी सुलेखा, ऐसा करना ठीक नहीं है। इस तरह से लोग हमारे दुश्मन हो जाएंगे। कोई दुश्मन नहीं होगा पिताजी। हर सुंदर वस्तु को पाने के लिए हजारों साल से बहादुर और वीर लोग अपनी जिंदगियां दांव पर लगाते आए हैं। और मैं भी मामूली नहीं हूँ कि कोई भी मेरी मांग में सिंदूर भरकर बड़ी आसानी से मुझे अपनी पत्नी बनाकर महल में ले जाएगा।
इतना बोलकर राजकुमारी सुलेखा घमंड में चोर अकड़ती हुई कक्ष से बाहर चली गई। अगले दिन राजा विक्रम अपने मंत्री मान सिंह से इसी बारे में बात कर रहे थे कि तभी रानी रुक्मणी वहां आ पहुंची और राजा विक्रम से बोली, क्या वास्तव में राजकुमारी सुलेखा की बात मानेंगे? रुक्मणी, अब राजकुमारी सुलेखा की बात मानना हमारी मजबूरी है। हमारी गलती थी कि हम उसकी पूरी बात सुनने से पहले ही उसे वचन दे बैठे, और तुम जानती हो कि वचन हम नहीं तोड़ते। जाओ मान सिंह, आसपास के राज्यों में ऐलान कर दो कि जो भी राजकुमारी सुलेखा के सवाल का जवाब देगा वही राजकुमारी सुलेखा के गले में वरमाला पहनाएगा, परंतु जवाब न दे पाने की सूरत में उसकी मौत पक्की है। राजा मानसिंह ने आसपास के राज्यों में ठीक वैसा ही ऐलान करवा दिया जैसा कि राजा विक्रम ने करने के लिए कहा था। कुछ दिन बाद वीर गणराज्य का राजकुमार अभिमन्यु राजा विक्रम के दरबार में आ पहुंचा। महाराज, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। मैंने उसकी सुंदरता के चर्चे काफी सुन रखे हैं। ठीक से सोच लो राजकुमार, अगर तुम राजकुमारी सुलेखा के सवाल का उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हारी मौत पक्की है। महाराज, ऐसा कोई सवाल ही नहीं जिसका जवाब मुझे ना मालूम हो। राजकुमार अभिमन्यु की बात सुनकर राजा विक्रम ने तुरंत अभिमन्यु को रानी सुलेखा के कक्ष में पहुंचा दिया। आपकी सुंदरता के चर्चे सुन रखे थे और आपको देखकर विश्वास हो गया कि वो गलत नहीं थे। अब तो मैं विवाह आपसे ही करूंगा। पहले मेरे सवाल का उत्तर तो दीजिए। पूछिए राजकुमारी। क्या तुम बता सकते हो कि कर्ण ने चंद्रिका के साथ क्या किया? ये कर्ण कौन है और चंद्रिका में कुछ समझा नहीं। तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकते, बल्कि तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। ये तो बड़ा ही अटपटा सवाल है। सैनिकों, जल्दी से यहाँ पर आओ। तभी वहाँ पर दो सैनिक आ पहुँचे। इसे पकड़ के ले जाओ और इसका सिर काटकर महल की बाहर की दीवार पर लटका दो। मुझ पर दया कीजिए राजकुमारी सुलेखा। हमें गिड़गिड़ाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सैनिक तुरंत राजकुमार अभिमन्यु को वहां से लेकर चले जाते हैं और उसका सिर उसके धड़ से अलग करके महल की दीवार पर लटका देते हैं। कुछ ही दिनों में राजकुमारी सुलेखा ने बहुत से नौजवान राजकुमारों को मौत के घाट उतरवा दिया और उन सबके सिर महल में टंगवा दिए। एक दिन राजा विक्रम चिंतित अवस्था में अपने महल में बैठा हुआ था कि तभी उसकी पत्नी रानी रुक्मणी वहां पहुंची। क्या बात है, आपके चेहरे पर चिंता कैसी है? चिंता इस बात की है महारानी के अशोक नगर के राजा आदित्य के दो पुत्र हमारे राज्य आए हुए हैं और वो दोनों राजकुमारी सुलेखा से विवाह करने का इरादा रखते हैं। मुझे विश्वास है कि दोनों में से कोई भी राजकुमारी सुलेखा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे और मौत के घाट उतारे जाएंगे। इस बात की तो मुझे चिंता है महारानी। अगर ऐसा हुआ तो राजा आदित्य मेरा दुश्मन बन जाएगा, हमारी बरसों की मित्रता भी टूट जाएगी। राजा आदित्य के तो 3 पुत्र हैं। हाँ, मगर उनके केवल 2 पुत्र हमारे राज्य आए हुए हैं। उनका छोटा बेटा नहीं आया। अगले दिन राजा आदित्य के 2 बेटे राजकुमार अर्जुन और राजकुमार वीरेंद्र महल में आ पहुँचे। राजकुमार अर्जुन राजा विक्रम से बोले, महाराज, हम दोनों भाई अशोक नगर के राजा आदित्य के पुत्र हैं। हम जानते हैं, लेकिन शायद आने से पहले तुमने महल के बाहर टंगे हुए राजकुमारों के सर नहीं देखे हैं महाराज। और हमें यह भी पता है
जो भी आपकी पुत्री के सवाल का जवाब नहीं दे पाता वो मौत के घाट उतार दिया जाता है। मगर हम दोनों भाइयों को विश्वास है कि हम दोनों में से कोई ना कोई उनके प्रश्न का उत्तर जरूर दे देगा। लेकिन शायद तुम भूल गए कि अगर तुम दोनों में से कोई भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो उसकी मौत पक्की है। महाराज, सबसे पहले राजकुमारी सुलेखा के कक्ष में मैं जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे छोटे भाई राजकुमार वीरेंद्र को जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजकुमारी के प्रश्न का जवाब मैं ही दे दूंगा। राजा विक्रम ने उन दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उन दोनों ने उनकी बात नहीं मानी। मजबूर होकर राजा विक्रम ने राजकुमार अर्जुन को राजकुमारी सुलेखा के कक्ष में पहुंचा दिया, मगर राजकुमार अर्जुन राजकुमारी सुलेखा के प्रश्न का उत्तर ना दे सका। राजकुमारी सुलेखा ने दूसरे भाई राजकुमार वीरेंद्र को भी अपने कक्ष में बुला लिया, मगर वीरेंद्र भी उसके प्रश्न का उत्तर ना दे सका। राजकुमारी सुलेखा अपने सैनिकों से बोली, ले जाओ दोनों भाइयों को और उनके सिर काटकर महल की दीवार पर लटका दो। सैनिकों ने ठीक वैसे ही किया। कुछ ही देर में ये खबर अशोकनगर राज्य में जंगल की आग की तरफ फैल गई। राजा आदित्य अपने महल में गुस्से से आग बबूला हो उठा और अपने मंत्री चरण सिंह से बोला, आखिर राजा विक्रम की पुत्री अपने आप को समझती क्या है? उसने मेरे जवान पुत्रों का सर काटकर अपने महल की दीवार पर टंगवा दिया। परंतु महाराज, राजा विक्रम तो आपके मित्र हैं। बकवास बंद करो मंत्री चरण सिंह। उसकी पुत्री ने मेरे 2 जवान पुत्रों को मरवा दिया और तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं मित्रता निभाऊंगा? मैं राजा विक्रम के राज्य को अपने पैरों तले कुचल दूंगा और राजकुमारी सुलेखा को ऐसी भयानक मौत दूंगा कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां तक याद रखेगी। तभी वहाँ पर राजा आदित्य का सबसे छोटा पुत्र अशोक आ पहुँचा और आंखों में आंसू लिए हुए। पिताजी, आपको राजा विक्रम के राज्य पर आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने दोनों सगे भाइयों की मौत का बदला मैं लूंगा। मैं राजकुमारी सुलेखा के सवाल का जवाब देकर उसे अपनी पत्नी बनाकर इस राज्य में घसीटते हुए आपके पैरों के नीचे डाल दूंगा। उसके बाद आपकी जो मर्जी, आप उसको सजा देना। नहीं अशोक, मैं अपने 2 पुत्रों को खो चुका हूं। तुम मेरे आखिरी पुत्र बचे हो, तुम्हें नहीं खो सकता। मुझ पर भरोसा कीजिए पिताजी, मुझे कुछ नहीं होगा। पिताजी विश्वास कीजिए, जब मुझे पता चला मेरे दोनों बड़े भाई सोनपुर राज्य की ओर राजकुमारी सुलेखा से विवाह करने के लिए जा रहे हैं, तब मैं उन्हें बहुत समझा चुका था, परंतु उन दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। ठीक है अशोक, जैसी तुम्हारी इच्छा। हम उस दिन का बेसब्री से इंतजार करेंगे जब तुम राजकुमारी सुलेखा को हराकर हमारे महल के दरबार में उसे बंदी बनाकर खड़ा कर दोगे। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमार अशोक तुरंत अपने महल से निकल गया और घोड़े पर बैठकर अपने घोड़े का रुख सोनपुर राज्य की ओर कर लिया। इधर राजकुमारी सुलेखा रात के समय अपने महल की छत पर बैठी हुई चंद्रमा को निहार रही थी कि तभी वहाँ पर काला धुआं फैलने लगा। मगर राजकुमारी सुलेखा उस काले धुएं को देखकर जरा सी भी घबराई नहीं। अचानक उस काले धुएं ने एक पुरुष की आकृति धारण कर ली। अचानक वो काला धुआं एक पुरुष में परिवर्तित हो गया। वो काला धुआं रहस्यमय पुरुष में परिवर्तित होते ही राजकुमारी सुलेखा की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। राजकुमारी सुलेखा किसी सम्मोहित मनुष्य की तरह हो गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे विश्वास है कि आज भी कोई राजकुमार तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सका होगा। नहीं। अब बस तुम्हें एक राजकुमार के सवाल को और पूछना होगा। मुझे विश्वास है कि राजकुमार भी तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। उसके बाद क्या करना है या मैं तुम्हें बताऊंगा। इतना बोलकर उस रहस्यमय पुरुष की आंखें रंगी बिरंगी किरणों के साथ चमकने लगी। राजकुमारी सुलेखा उसकी आंखों में खोने लगी, मगर राजकुमारी सुलेखा और वो रहस्यमय पुरुष इस बात को नहीं जानते थे
कि कोई दूर खड़ी हुई एक स्त्री उन दोनों को बहुत गौर से देख रही थी। इधर राजकुमार अशोक सोनपुर राज्य की सीमा पर खड़े होकर अपने आप से बोले, राजकुमारी सुलेखा कौन सा सवाल पूछती है आज तक? किसी को नहीं पता, क्योंकि जिसको पता होता है वो किसी को बताने के लिए जीवित नहीं बचता। मेरा राजकुमारी सुलेखा से मिलने से पहले उस सवाल का जवाब जानना बहुत ही जरूरी है, और उसका जवाब जानने के लिए मुझे एक आम युवक बनकर सोनपुर में किसी के घर पर रहना होगा। इतना बोलकर राजकुमार अशोक ने साधारण मनुष्य वाले वस्त्र धारण कर लिए और अपने घोड़े पर बैठकर सोनपुर राज्य में घूमने लगे। रात के समय एक बूढ़े की नजर अचानक राजकुमार अशोक पर पड़ी। वो बूढ़ा व्यक्ति राजकुमार अशोक से बोला, कौन हो तुम? तुम तो सोनपुर राज्य के नहीं लगते हो। आपने सही कहा बाबा, मैं एक व्यापारी हूँ, दूसरे राज्य से अपना माल बेचकर आ रहा हूँ। कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। क्या कोई यहाँ पर सराय है? नहीं बेटा, इस राज्य में सराय हुआ करती थी, परंतु राजकुमारी सुलेखा के अत्याचार की वजह से अब बाहरी राज्य का कोई भी व्यक्ति डर की वजह से इस राज्य में नहीं टिकता। ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब मैं कहां रहूंगा? चिंता मत करो बेटा, मैं अतिथियों को भगवान मानता हूं। तुम तब तक मेरे घर पर रहो। शक्ल से तुम भूखे भी लग रहे हो, चलो मेरे साथ आओ। बूढ़ा व्यक्ति अशोक को अपने घर ले गया। कुछ देर बाद वो बूढ़ा अशोक से बहुत घुल मिल गया। अशोक मुस्कुराते हुए उस बूढ़े व्यक्ति के साथ उसके घर पर बैठकर ही भोजन कर रहा था। तुम देखने में बहुत अच्छे परिवार के लगते हो। तुम्हारी जब तक मर्जी चाहे तब तक तुम मेरे घर पर रह सकते हो। क्या आप अपने घर पर अकेले रहते हैं? अरे नहीं, पहले मैं राजा विक्रम के बगीचे में काम करता था, पर अब नहीं करता। मेरी बेटी पुष्प लता अब राजमहल में काम करती है। अब तुम सो जाओ, तुम काफी थके हुए हो। वैसे मैंने तुम्हारा घोड़ा घर के बाहर ही बांध दिया है। कुछ ही देर में अशोक गहरी नींद में सो गया। अशोक के सोते ही उस बूढ़े व्यक्ति की इकलौती पुत्री पुष्पलता वहां पर आ गई। अपने घर पर एक सुंदर नवयुवक को देखकर वो अपने पिता से बोली, पिताजी, ये सुंदर युवक कौन है? ये व्यापारी है बेटी। दूर से माल बेचकर हमारे राज्य में कुछ दिन आराम करने के लिए सराय की तलाश में भटक रहा था। तुम तो जानती हो कि इस समय हमारे राज्य में क्या चल रहा है। इसे यहाँ ले आया, कुछ दिनों तक हमारी साथ ही रहेगा। ये युवक तो बहुत ही सुंदर है। ना जाने क्यों पहली नजर में ही ये मेरे दिल में उतर गया। इतना बोलकर वो मुस्कुराती हुई अपने कक्ष की ओर बढ़ गई। अगले दिन अशोक जब सोकर उठा तो अपने सामने एक सुंदर स्त्री को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। कौन है आप? आप मेरे घर में मुझसे ही पूछ रही हैं कि मैं कौन हूँ? हाँ? तभी वहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति आ गया। अरे ये मेरी पुत्री पुष्पलता जो महल में काम करती है। मैं कल इसी के बारे में तुमसे बात कर रहा था। बेटी पुष्पलता, इस व्यापारी का ध्यान रखना, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। इतना बोलकर बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद अशोक उस बूढ़े व्यक्ति के घर पर ही रहने लगा। कुछ ही दिनों में पुष्पलता और अशोक के बीच नजदीकियां बढ़ गई और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। एक दिन अशोक पुष्पलता से बोला, पुष्पलता, तुम राजमहल में काम करती हो, क्या तुम्हें वहाँ काम करना अच्छा लगता है? मैंने सुना है कि वहाँ की राजकुमारी बहुत क्रूर है। राजकुमारी के लिए राजमहल में कौन काम करता है? मैं तो महाराज विक्रम की वजह से राजमहल में काम करती हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बता, वहाँ की राजकुमारी ऐसा कौन सा सवाल पूछती है कि उसके सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता है?
अगर कोई और मुझसे ये बात पूछता तो मैं कभी नहीं बताती, परंतु मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ, इसीलिए मैं तुमसे अवश्य बताऊंगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। एक बार राजकुमारी जब किसी राजकुमार से सवाल पूछ रही थी, तब मैं एक पर्दे के पीछे से छुपी थी। मैंने उसका सवाल सुन लिया था। तो मुझे जल्दी से बताओ, आखिर ऐसा कौन सा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं दे पाता? बड़ा ही अटपटा सवाल है। वो सवाल हर किसी राजकुमार से वो पूछती है कि बताओ कर्ण ने चंद्रिका के साथ क्या किया। पुष्पलता की बात सुनकर अशोक क्रोधित होकर घर से बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही पुष्पलता भी बाहर आ गई और अशोक से आकर बोली, क्या हुआ? तुम अचानक घर से बाहर क्यों आ गए? और तुम्हारे चेहरे पर ये क्रोध कैसा? इसका मतलब राजकुमारी अटपटा पूछकर राजकुमारों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है और उनकी हत्याएं कर रही है। राजकुमारी के इन अटपटे से सवालों ने मेरे 2 जवान भाइयों को जान से मरवा दिया। कौन हो तुम? राजकुमार अशोक उसे सारी घटना बताते हुए बोला, मैं एक राजकुमार हूं और जो राजकुमारी सुलेखा से बदला लेने के लिए आया हूं। तभी वहां पर पुष्पलता के पिता भी आ पहुंचे। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली बेटा। तुम्हारे भाइयों के साथ वाकई बहुत बुरा हुआ। तो इसका मतलब तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है? तुम केवल सवाल जानने के लिए मुझसे प्रेम का नाटक कर रहे थे। ऐसा नहीं है। राजकुमारी सुलेखा से बदला लेकर उसे विवाह करके तुम्हें अपने राज्य की रानी बनाऊंगा। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुना अशोक। एक बात और है जो कोई नहीं जानता, केवल मैं जानती हूँ। राजकुमारी सुलेखा राजकुमारों को अपनी मर्जी से हत्या नहीं कर रही, बल्कि उससे कोई करवा रहा है। कोई करवा रहा है? तुम्हारा क्या मतलब? एक रात मैं महल में रुक गई थी। कुछ देर के लिए मैं महल के छत पर टहलने के लिए गई कि तभी मैंने राजकुमारी सुलेखा के पास काला धुआं देखा, जो अचानक विचित्र पुरुष में परिवर्तित हो गया। उस विचित्र पुरुष की आंखों में अजीब सा सम्मोहन था। राजकुमारी सुलेखा उसकी आंखों में खो गई। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उस विचित्र पुरुष ने राजकुमारी सुलेखा से ये सवाल पूछने के लिए कहा है। इस सवाल का कोई ना कोई रहस्य जरूर है, जरूर है। यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में एक साधु बाबा बैठते हैं। कहते उनके पास हर किसी सवाल का जवाब होता है। तुम्हें जाकर उनसे सहायता मांगनी चाहिए। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर अशोक तुरंत घोड़े पर बैठ गया और पुष्पलता की ओर देखकर बोला, मेरा इंतजार करना, मैं अवश्य लौटूंगा। इतना बोलकर अशोक ने अपना घोड़ा दौड़ा दिया। कुछ ही देर में वो घने जंगल में खड़ा हुआ, इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक घने वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक साधु पर पड़ी। लगता है ये वही साधु हैं जिनके बारे में पुष्पलता के पिता ने बताया था। अशोक तुरंत उस साधु महाराज के पास पहुंचकर बोला, मुझे आपकी सहायता चाहिए साधु महाराज। कैसी सहायता? अशोक साधु महाराज को सारी घटना बताते हुए बोला, आखिर इस सवाल का क्या रहस्य है? मैं भी चाहता हूं कि राजकुमारी सुलेखा को वो सजा मिले जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखें। जहां तक मैं जानता हूं तो यहां से बहुत दूर समुद्र तट के किनारे एक राज्य बसा हुआ है जिसका नाम है चित्रगढ़। राजा कर्ण और उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था से आपका क्या मतलब है? कहते हैं राजा कर्ण की पत्नी चंद्रिका बहुत सुंदर थी। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व था। वो घमंडी होने के साथ साथ ठीक राजकुमारी की तरह क्रूर भी थी। मगर एक दिन ना जाने क्या हुआ, वो गायब हो गई। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है कि तुम्हें चित्रगढ़ जाना चाहिए, लेकिन मैंने यह भी सुना है कि राजा कर्ण अपनी पत्नी चंद्रिका के बारे में कुछ भी बात करना पसंद नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति उसकी पत्नी से अचानक लापता हो जाने के बारे में पूछता भी है तो वो उसे मौत के घाट उतरवा देता है।
अगर ऐसी बात है साधु महाराज, तो फिर मुझे क्यों बताएगा? वो मुझे भी मरवा देगा। तभी साधु अपना हाथ घुमाने लगा। अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ उनके हाथों में एक सोने का कंगन आ गया। साधु सोने के कंगन को अशोक को पकड़ाते हुए बोले, यह सोने का कंगन अपने हाथ में पहन लो। इस सोने के कंगन में एक विशेष प्रकार का जादू है। जब तुम राजा कर्ण के सवाल के बारे में पूछोगे तो कुछ देर के लिए वो सब कुछ भूल कर तुम्हें बता देगा। अशोक ने सोने का कंगन पहन लिया और अपने घोड़े से चित्रगढ़ गया। तुम तो हमारे राज्य के मालूम नहीं पड़ते। कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? महाराज, मैं आपके राज्य का नहीं हूँ। आप मुझे एक यात्री समझ सकते हैं। मैं यात्रा पर हूँ। मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। आखिर तुम मुझसे अकेले में क्या बात करना चाहते हो? महाराज, जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो सबके सामने नहीं कही जा सकती, मगर उस बात में आपका ही फायदा है। राजा कर्ण गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, ठीक है, अगर बात हमारे फायदे की ना हुई तो याद रखना यात्री, राज्य के नियम के अनुसार तुम्हें मौत के घाट उतरवा देंगे। इतना बोलकर राजा कर्ण अशोक को महल के एक कक्ष में ले गया और बोला, बताओ यात्री, ऐसी कौन सी बात है जो तुम सबके सामने नहीं करना चाहते थे? मुझे आपसे एक सवाल पूछना है और उसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। कौन सा सवाल? महाराज, मेरा सवाल यह है कि कर्ण ने चंद्रिका के साथ क्या किया? मतलब आपने अपनी पत्नी के साथ क्या किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत की यह सवाल तुम मुझसे कर रहे हो? अब तक जितने भी लोगों ने मुझसे यह सवाल पूछा, मैंने उन सबको मौत के घाट उतार दिया। अब तुम नहीं बचोगे। तभी अशोक के सोने के कंगन में रंग बिरंगी किरणें चमककर राजा कर्ण के चेहरे पर पड़ने लगी। अचानक उसका गुस्सा शांत हो गया। वो आश्चर्य से अशोक की ओर देखकर बोला, आखिर मेरा गुस्सा शांत हो गया। महाराज, इस सवाल का जवाब मेरे लिए जानना बहुत आवश्यक है। आप नहीं जानते कि इस सवाल ने कितने राजकुमारों की बलि ले ली है। क्या कहना चाहते हो तुम? अगर तुम इस सवाल को जानना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। राजा कर्ण अशोक को महल के बाहर एक बगीचे में ले गया, जहाँ पर एक सुंदर बकरी एक पेड़ से बंधी हुई थी। अचानक वो बकरी राजा कर्ण को देखकर रोने लगी। राजा कर्ण अशोक से बोला, जानते हो ये कौन है? ये एक बकरी है। ये बकरी नहीं, मेरी पत्नी चंद्रिका है। ये सुनकर राजा अशोक पूरी तरह से चौंक पड़ा। मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ वर्षों पहले की बात है, जब मुझे गुप्तचर ने सूचना दी कि मेरी पत्नी रात के समय जंगल स्थित एक बेहद प्राचीन मंदिर में किसी से मिलने जाती है। मैं अपनी पत्नी पर नजर रखने लगा। एक दिन मैंने देखा मेरी पत्नी रात को उठकर घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर कहीं जाने लगी। मैं अपने महल से राजगुरु को लेकर अपनी पत्नी का पीछा करने लगा। मैंने देखा मेरी पत्नी प्राचीन मंदिर के अंदर घुस गई और राजगुरु मर्ग की खिड़की से अंदर झांकने लगे। मैंने देखा मंदिर के अंदर दो रहस्यमयी व्यक्ति काले कपड़े पहने हुए खड़े थे। उनमें से एक व्यक्ति ने मेरी पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ था। यह देखकर मैं आग बबूला हो गया। राजगुरु ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे सिर पर खून सवार था। मैं तुरंत वहां पहुंच गया और वहां पहुंचकर मैंने उनमें से एक व्यक्ति का सर धड़ से अलग कर दिया, जिसने मेरी पत्नी का हाथ पकड़ने की जरूरत की थी। यह देखकर उसके बगल में खड़ा हुआ दूसरा व्यक्ति वहां से भाग खड़ा हुआ। मेरी पत्नी वहां पर अचानक मुझे देखकर बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गई। वह रोने लगी। चंद्रिका का कहना था कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि वह यहाँ पर क्यों आई। मेरे महल के राजगुरु कुछ शक्तियों के मालिक थे। उन्होंने उसी समय उस अपनी शक्तियों से पता किया और मुझे जो बताया वो चौंकाने वाला था। राजगुरु ने बताया कि जिस व्यक्ति को मैंने मारा है वो जादूगर था और जो व्यक्ति भागा वो उसका भाई था। फिर क्या हुआ महाराज? राजगुरु ने मुझे बताया कि वह दोनों भाई अमर होने के लिए मेरी पत्नी का सहारा लेकर शैतान को निर्दोष मनुष्यों की बलि दे रहे थे।
उस मंदिर में सैकड़ों इंसानी कंकाल भी भरे पड़े हुए थे। कुछ दिनों तक मेरे राज्य में लोगों के गायब होने की घटनाएं भी सुनने में आ रही थी। अब मैं समझ चुका था कि मैं तलवार से अपनी पत्नी को मारना ही चाहता था कि तभी राजगुरु ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। राजगुरु का कहना था कि अगर मैंने अपनी पत्नी चंद्रिका को मार दिया तो वो मरने के बाद एक डायन बन जाएगी। मैं बुरी तरह से असमंजस में पड़ गया। अब मैं क्या करूं? तभी राजगुरु ने मंत्र पढ़कर मेरी पत्नी को बकरी के रूप में परिवर्तित कर दिया और मुझसे कहा कि इसकी मृत्यु भी बकरी के रूप में ही होनी चाहिए। ऐसा होने पर यह डायन नहीं बनेगी। इतना बोलकर राजा कर्ण शांत हो गया। तभी राजा कर्ण और अशोक के कानों में राजा कर्ण के राजगुरु की आवाज टकराई। राजकुमारी सुलेखा से राजकुमारों की हत्या उसी जादूगर का भाई करवा रहा है जो राजा कर्ण के हाथों बचकर भाग गया था। अशोक और राजा कर्ण ने देखा तो पीछे राजगुरु खड़े हुए अशोक को घूर रहे थे। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो दोनों भाई काली विचित्र नगरी से आए हुए जादूगर थे जिन्होंने ये सब कुछ अमर होने के लिए किया। उनमें से एक को तो राजा कर्ण ने अपने अंजाम तक पहुंचा दिया और दूसरा बचकर भाग गया। उस दूसरे जादूगर ने यहां से भागकर राजकुमारी सुलेखा के सामने एक प्रस्ताव रखा।